टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब ने बजट में जो भी घोषणाएं हुई उसकी बड़ी बारीकी से नजर डाली है और आपके लिए कुछ काम की चीजें निकाल कर लाए हैं जो आपको बड़ी राहत देने वाली है। तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने एक्सचेंज से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है या किसी ने आपको ट्रांसफर किया है तो देना पड़ेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। इनकम टैक्स के नियम होंगे कम घातक, छोटे टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत, कम पेनल्टी और आसान कंप्लायंस की नई शुरुआत। और साथ में आपको बताएंगे HUF खत्म करने पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा और अब सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप लोगों को ये होगा अच्छा चलो हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई और जब हम इसको रिडीम कराने जाएंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। बिल्कुल मुनाफा मिलेगा, सोने की कीमतें जितनी बढ़ी रहेंगी वो भी मिलेगा, इन आपको ऊपर से ब्याज भी मिलेगा। लेकिन छोटा सा पेंच आ गया है। पेंच ये आ गया है कि अगर आपने ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीधे बैंक से खरीदा जब जारी हुआ था तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सचेंज से लिया है, अगर आपको किसी ने ट्रांसफर किया है, तब वो पेंच काफी गहरा है। क्या है कोहली साहब बताएं। कोहली साहब, माजरा क्या है? बिल्कुल, मैं उसको सेकंड हैंड परचेज किया। सेकंड हैंड बिल्कुल, क्योंकि आपने ओरिजिनल नहीं लिया तो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। हालांकि जब कीमत बहुत बढ़ गई थी लक्ष्मण, आपको बताऊं तो इसको खरीदना भी मुश्किल हो रहा था, वहाँ लोग बेच नहीं रहे थे। पर यह भ्रम बना हुआ था बहुत दिनों से। भ्रम ये था कि क्योंकि 8 साल का बॉन्ड होता है और ये तो प्रचलित ही इस बात से था कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है इसके ऊपर, तो लोगों ने क्या किया इसको, भाई किसी ने 3 साल बाद, किसी ने 4 साल, किसी ने तो 7 साल बाद खरीदा और कुल मात्र 1 साल रख के और कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। अब क्योंकि प्रिंसिपली बॉन्ड में ये कंडीशन थी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, और नहीं लग रहा था, आपको सच बात ये बताऊं, नहीं लग रहा था। और बहुत सारी क्वेरीज आती थी। अच्छा, आपको जो होल्डिंग पीरियड होता है कैप उसका गोल्ड का, वो आपको मालूम ही है, वो तो 2 साल का होता है और पहले तो और ज़्यादा था ये। तो ये भ्रम बहुत दिन से था, तो मुझे लग रहा है वित्त मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया, CBDT ने, और इसको अब बदल के कर दिया गया कि अब आप अगर ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं तभी आपके ऊपर, यानी कि अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, 8 साल आपको रखना पड़ेगा अगर आप कैपिटल गेन एग्जेम्पशन चाहते हैं। अगर आप बीच में 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, यही नहीं 1 साल बाद भी आपने लिया है तो फिर आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन इसकी नहीं मिलेगी। ब्याज जो मिल रहा है इस पे 2.5% का आपको पता होगा मिलता है, वो तो पहले ही टैक्सेबल था, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। पर ये बहुत कंफ्यूजन, आप मानेंगे नहीं, इतने सवाल इसके ऊपर आते थे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमने 3 साल बाद लिया, 4 साल बाद लिया। हालांकि अब ये बता दें हम सबको कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आजकल नहीं आते हैं, नया इशू बंद है। भारत का जो गोल्ड इम्पोर्ट है वो 3-4 गुना हुआ पिछले महीने का, अगर हम ले, मुझे लगा उसको लेके सरकार वैल्यू टर्म में बढ़ा है, चूंकि कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसमें मैं थोड़ा सा आपको 2-3 सफाई में आपसे चाहूँगा। पहला काम कि किसी ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब जारी हुआ था और उस टाइम नहीं लिया, बाद में उसने एक्सचेंज से लिया, तो उसके बाद जब रिडीम कराने जाएंगे तो उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, राइट। और जिसने सीधा बैंक से लिया वो मैच्योरिटी पे रिडीम कराएंगे तो उनको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स, भले ही उन्होंने गोल्ड उस समय 30,000 था। हाँ, अब ये बताइए कि किसी ने सीधा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया बैंक से, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड नहीं लिया, और मैच्योरिटी उसकी होनी है 7 साल बाद, तो उस मैच्योरिटी से पहले अगर किसी ने 1 साल पहले ही रिडीम करा लिया, 2 साल पहले ही रिडीम करा लिया, अगर गोल्ड तो काफ़ी महंगा हो रहा है, तो क्या उसको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा? नहीं, तो वो रिडीम हो ही नहीं सकता। अच्छा, रिडीम हो ही नहीं उसके 8 साल, इसीलिए इसको लक्ष्मण लिक्विडिटी रखने के लिए इसको लिस्ट किया गया स्टॉक। ठीक है, मान लीजिए रिडीम नहीं हो सकता है, अगर वो ट्रांसफर कर दे, एक्सचेंज में आके बेच दे, किसी खरीदार को दे देता। हाँ, तो जो खरीदार लेगा फिर वो उस पर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और जिसने बेचा है उसने अगर उसको 2 साल 3 साल जिस समय बेचा है उस समय जो प्रोविजन था तो वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन अभी अगर कोई बेच रहा है 7 साल से पहले एक्सचेंज में जाके बेच दिया अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो उसको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर टैक्स लगेगा अगर फर्स्ट हैंड खरीदा है तो? अगर उसने फर्स्ट हैंड खरीदा है और उसने मिनिमम 5 साल तक रखा है तो फिर उस पर नहीं लगेगा। दूसरा सवाल कि मान लिया जाए किसी ने अब लिया है
बजट प्रोविजन तो लागू होगा 1 अप्रैल से, अभी वो खटाक से बेच दे तो अभी तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं, अभी बेचेगा तो वैसे भी वो तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा, फिर तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। नहीं मतलब किसी का ट्रांसफर केस है, अगर ट्रांसफर होकर आपके पास आया है और हम 3 साल से रखे हुए हैं ट्रांसफर, आपने 3 साल से रखा हुआ और जिसने लिया है वो उसको बेच देता है, तो उसको फिर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कैपिटल गेन देना पड़ेगा। यही भ्रम था ना, क्योंकि प्रिंसिपली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसा माना जाता था कि ये एक टैक्स एग्जेम्प्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। तो लोगों ने इस पे फिर फायदा उठाना शुरू कर दिया। आपको पता है यहाँ जब कानून बनता है तो उसको एक्सप्लॉइट करने के, उसको यूज करने के तरीके लोग निकाल लेते हैं। हालांकि आप जैसे कई सीए होते हैं जो सुझाव देते हैं कैसे टैक्स बचाएं। नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे सीएस को, आपको हैरानी होगी लक्ष्मण, बहुत सारे सीएस को एक कंफ्यूजन बना हुआ था। कुछ सीएस इस पे बीच में ट्रांसफर पे अभी भी टैक्स लगा रहे थे, अच्छा, कुछ सीएस नहीं लगा रहे थे, तो भ्रम बना हुआ था। पर जो नहीं भी लगा रहे थे उनको भी वो मतलब टैक्स रिटर्न में काम चल रहा था, वो आगे चल जाता था, मतलब वो एग्जेम्प्ट ही चलता रहता था, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था। अच्छा, सरकार के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये बॉन्ड इन्होंने ओरिजिनली लिया है कि या इन्होंने एक्सचेंज से लिया है। तो अब क्योंकि भ्रम ही खत्म हो गया, अब आपको अगर आपने ट्रांसफर किया है तो वो आपके सिस्टम में दिख जाए। तो बिल्कुल इसको समराइज कर दूं, अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है जब जारी हुआ था तब बैंक से लिया है, पहले फर्स्ट हैंड खरीदारी हैं, आप सेकंड हैंड नहीं लिए हैं, तो वो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आपके टैक्स की देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेकंड हैंड लिया है, एक्सचेंज से खरीदा है या किसी ने ट्रांसफर किया है, तब जब आप रिडीम कराने जाएंगे तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा उस पर आपको टैक्स की देनदारी देनी पड़ेगी। उसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं। इस बार बजट में ये कब से लागू होगा? ये अच्छा, इसमें मजे की बात है डेट भी स्पेसिफाई नहीं करी है। तो क्या होता है, बजट के जो प्रोविजंस आते हैं लक्ष्मण, तो हम मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल से, अगर उसमें डेट नहीं स्पेसिफाई तो 1 अप्रैल 2026 से नियम लागू हो। तो 1 अप्रैल 2026 से जो खरीदा होगा उस पर लागू होगा कि जो बेच रहा होगा उस पर लागू होगा? जो बेच रहा होगा उस पर लागू, जो बेच रहा होगा उस पर लागू होगा। तो ये बड़ा, लेकिन जो पहले खरीद लिए सोचे कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा लेंगे, उनको तो नहीं, फिर उनको मेच्योरिटी तक वेट करना चाहिए। मेच्योरिटी तक वेट करना, वो फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में ना बेचें। और अगर आपने बीच में ले लिया है तो अब आप तैयार हो जाइए टैक्स देने के लिए। हाँ, ये एक मामला बड़ा पेचीदा आपने समझा दिया। चलिए, अब जो नियम है सो नियम है, तो आपको इसका पालन करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से आगे 1 अप्रैल 2026 उसमें शामिल होगा। चलिए चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हैदराबाद चलते हैं, जहां से के जोगेश्वर राव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण भाई साहब, आपका प्रोग्राम रेगुलरली अच्छे से देखते रहता हूँ विदाउट मिसिंग। चलिए, बहुत धन्यवाद। इंक्लूडिंग योर आवाज अड्डा। आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के बाद भी उतना ही ऊर्जा के साथ और शालीनता के साथ आप कवरेज करते हैं ना, वो बहुत प्रेरणादायक रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। बताएं सवाल क्या है सर? उसी तरह शरद कोहली साहब का भी प्रोग्राम्स कई बार मैं विदाउट मिसिंग देखता हूँ। ही इज अ कमांड इन दिस सब्जेक्ट। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही अनुभवी हैं। So I am coming to my query. This is two parts में पूछूंगा सर। एक, बिल्कुल, भूमिका क्या है, ETF में STT पे नहीं करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेरी निजी संदर्भ में है। इस साल में सिल्वर ETF में लॉसेस बुक करना पड़ा। नाउ इसको सेटअप करने का तरीका, ये जहां STT पे करके इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स में, उसका लॉसेस में सेटअप कर सकते हैं क्या? एक STCG में, दूसरा LTCG में। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेरी। सेकंड पार्ट इज ETFs 2 प्रकार का है। एक नॉन इक्विटी, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर वाला ETF एंड इक्विटी वाला ETFs। ये दोनों में टैक्सेशन रूल्स में फर्क है या सेम है? ठीक है, दोनों सवालों का जवाब देंगे कोहली साहब। बड़ा अच्छा सवाल है। जोगेश्वर जी, आपका जो पहला सवाल था, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का आपने पूछा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का पूछा है, तो देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को ध्यान से सुनिएगा। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देंगे इस लाइन को। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है। और आपने पूछा था कि इधर का मतलब एक एसेट का दूसरे एसेट में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी नहीं, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था ETFs का, कि ETF जो गोल्ड एंड सिल्वर के हैं और ETF जो STT पेड है। बिल्कुल, अगर ETF आपका गोल्ड एंड सिल्वर का है और उसमें अगर आपको लॉस हुआ है,
उसको आप इक्विटी वाले ETF के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ETF लक्ष्मण जो गोल्ड और सिल्वर के हैं वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होते हैं और ये भी लिस्टेड होते हैं, तो उसमें STT का नहीं, आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। जोगेश्वर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर लॉस होता है और 1 साल का होल्डिंग होता है, आपको पता ही होगा कि ETF अगर गोल्ड और सिल्वर का है तो एक साल बाद वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। इन्होंने पूछा कि इक्विटी वाले जो ETF होते हैं और गोल्ड सिल्वर वाले ETF दोनों में टैक्स की देनदारी में क्या अंतर? हाँ, टैक्स की देनदारी उसमें भी 1 साल है, इसमें भी 1 साल है। और जहां तक रेट का सवाल है, 12.5% है। अब तो रेट लक्ष्मण ज्यादातर यूनिफॉर्म हो गया है, 12.5% रेट है। शॉर्ट टर्म जो होता है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में होता है तो वो आपके स्लैब रेट में जाता है, पर इक्विटी में होता है तो उस पर 20% होता है, 12.5% होता है। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, 20% होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा एक फर्क है। फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है गोल्ड और सिल्वर से तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके स्लैब रेट पे जाएगा, पर अगर इक्विटी से हो रहा है तो उस पे 20% पे जाएगा। ये छोटा सा फर्क है, बाकी सब सेम। अच्छा, एक जो इक्विटी में जो कैपिटल गेन्स होता है उसमें 1 लाख या कुछ का बेनिफिट मिलता है ना, डिडक्शन मिलता है 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए का 112A में आप वो बेनिफिट उसके अतिरिक्त ले सकते। तो ये क्या गोल्ड सिल्वर ETF नहीं, ये गोल्ड सिल्वर पे नहीं, ये इक्विटी पे। हाँ, ये देखिए, अब मैं तो सोचता हूँ आगे से कभी, जैसे मान लीजिए कोई टैक्स गुरु नहीं आ पाया तो लक्ष्मण अकेले ही इस शो को बिल्कुल 112A के अंतर्गत नहीं हुई है। धन्यवाद रिमाइंड कराने के लिए लक्ष्मण। 112A के अंदर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड पर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर वाले पे नहीं। तो ये एक अंतर और है। जोगेश्वर राव साहब, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक फाइनल कंफर्मेशन बाय गिविंग स्टेटमेंट व्हाट आई अंडरस्टूड दैट मेरा सिल्वर ETF में जो शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है उसको मैं इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट STCG और LTCG में आप सेटअप कर सकता हूं करके मुझे समझ में आया। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपने बिल्कुल कर सकते हैं, आपने सही समझा है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी आप हमारे शो को देखते रहिए, ऐसे हौसला बढ़ाते रहिए। कोई सवाल हो तो बिल्कुल लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। चलते हैं वडोदरा, जहां से आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, एक मेरा प्रश्न है लॉन्ग टर्म गेन से रिलेटेड। तो कुछ साल पहले मेरी कंपनी ने मुझे हेलो, हाँ, सो आवाज आ रही है, बताएं। हाँ जी, कुछ साल पहले मेरी कंपनी ने मुझे रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स दिए थे जो बाहर लिस्टेड हैं, और 2-3 साल पहले वो जब वेस्ट हुए तो वेस्टिंग के टाइम पे जो इनकम टैक्स था वो मेरे स्लैब के हिसाब से उसमें से निकल गया था। नाउ मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो शेयर्स मैं बेच के भारत में पैसा लेके आता हूँ तो क्या उसमें लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा, और अगर हाँ तो वो टैक्स को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और उसकी क्या लिमिट है? चलिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप जैसे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस सवाल का जवाब चाहते हैं। कोहली साहब जी, RSUs इनको कहते हैं लक्ष्मण, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स एक तरह से ESOP होता है, मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको आप इमीडिएट नहीं बेच सकते हैं, वेस्टिंग के बाद बेच सकते हैं, जैसे ESOPs होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। उनको कुछ देशों में RSUs भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमेरिका में इनके थे। तो क्योंकि अग्रवाल साहब आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो इंडियन रेजिडेंट के लिए विदेशी इनकम भी टैक्सेबल होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आपकी वेस्टिंग हुई थी तो वो परक्विजिट की तरह आपके स्लैब रेट में टैक्स हो गए। अब जब इसको आप बेचेंगे तो इंडिया में इसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। इंडियन रेजिडेंट जो होता है अग्रवाल साहब, उसकी दुनिया भर में कहीं भी कोई इनकम हो रही है वो भारत में टैक्सेबल होती है। हाँ, ये जरूर है कि आप इंडो US डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के अंतर्गत रिलीफ ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी इस पर टैक्स लगा होगा, भारत में भी लगा है। दूसरा, आपने पूछा कि इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इसको बचाने के लिए अग्रवाल साहब आप एक सेक्शन 54F होता है, 54F कहता है कि अगर आपने मकान के अलावा कोई और एसेट बेचा है, जैसे आपके ये RSUs थे, तो उसका पैसा अगर आप लगा देते हैं मकान खरीदने में, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में 1 साल पहले या 2 साल बाद इस ट्रांजैक्शन के, तो आपको पूरा का पूरा कंसिडरेशन इसमें लगाना पड़ेगा। यानी कि जितना पैसा आया है उसी पूरे के पूरे पैसे को अगर आप किसी मकान में, रेजिडेंशियल हाउस में लगा देते हैं, पर उसमें एक के अलावा आपके पास और घर नहीं होना चाहिए, ये भी एक शर्त होती है, तो आपका ये पैसा बच सकता है। तो यही एक तरीका है इसको बचाने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा और घर नहीं है तो आप इस तरीके से इस टैक्स को बचा पाएंगे। आशीष जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सारे उलझन दूर हो गई?
एक इसमें फॉलोअप मेरा प्रश्न ये है सर कि ये जो पैसा है इसमें केवल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो डिफरेंस है, बिकॉज मैंने जो शेयर बेचे उसके पहले तो मेरे इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से पैसा तो निकल ले लिया था, राइट? हाँ जी। तो जो बाकी का पैसा हुआ केवल वो मुझे रीइन्वेस्ट करना है या फुल पैसा रीइन्वेस्ट करना है? देखिए, जो वेस्ट होके आया है उस पे तो परक्विजिट के हिसाब से टैक्स लग चुका है, जो उसकी हम बात कर चुके हैं। जो सेल करके टोटल कंसिडरेशन आई, यानी कि जितने के आपके स्टॉक्स ये बिके हैं, उस सारे अमाउंट का आपको, अगर आप 54F का फायदा उठाना चाहते हैं तो सारे अमाउंट के 54F यानी कि उस अमाउंट के बराबर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। फुल सेल कंसिडरेशन 54F में नियम होता है, फुल सेल कंसिडरेशन आपको उसमें लगानी पड़ेगी। जो स्टॉक, फिर दोहराता हूं, स्टॉक यूनिट बेचने की जो टोटल सेल कंसिडरेशन है उस पैसे के बराबर आपको एक मकान खरीदना पड़ेगा। चलिए, बड़ा दिलचस्प है नियम में, तो कोई रास्ता नहीं बचा रहे हैं कि मतलब कहीं ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब यह है कि आपका पूरा टैक्स बच रहा है तो। और लक्ष्मण, होता क्या है कि 54 जो होता है जिसमें मकान बेच के कैपिटल गेन होता है, उसमें खाली गेन लगाना होता है, पर 54F में पूरा पैसा लगाना होता है। इंटरेस्टिंग है, इसका ख्याल रखिएगा। आशीष जी, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आगे संपर्क करेगा टैक्स गुरु से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ये इनकम टैक्स के नियम काफी कम घातक हो गए हैं। दरअसल छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी जा रही है। कम पेनल्टी, आसान कंप्लायंस की नई शुरुआत हो रही है। जो इनकम टैक्स का ड्राफ्ट रूल आया है या इससे पहले जो इनकम टैक्स के बजट में घोषणाएं हुई, आखिर क्या है डिटेल में बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लोग बड़ा क्या कहते हैं, खौफ की निगाहों से देखते हैं। कुछ नोटिस आ जाएगा तो पता नहीं पेनल्टी लगा देंगे, कोई जुर्माना लगा देंगे, कई बार प्रोसिक्यूशन का मामला आ जाता है। लेकिन लगता है धीरे धीरे चीज़ें अब आसान हो रही हैं। जैसे इनका बजट में जो घोषणाएं की गई कि कुछ कंप्लायंस को आसान किया जाएगा, जुर्माने के प्रावधान को आसान किया जाएगा, थोड़ा सा बताएं कि लोगों को का खौफ कम हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत ज़्यादा जब प्रोसिक्यूशन की बात आती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात आती है, तो आयकर बहुत घातक सा लगने लगता है कि भाई आयकर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जेल वेल जाने की, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो टैक्स पेयर्स को डराती है। मुझे लगता है इसका संज्ञान लेते हुए सबसे पहले जो बदलाव किया गया है लक्ष्मण, वो मैं यहां पर सबसे ऊपर जिक्र करना चाहूंगा, वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम। मान लीजिए आपके ऊपर केस लगा, आपने बैंक स्टेटमेंट दी, आपने घोषणा करी, उसके अलावा आपकी बैंक में एंट्री निकल आई कि भाई ये तो आपने घोषणा ही नहीं करी अपने उसमें, अनएक्सप्लेन्ड इनकम जिसको हम कहते हैं, या कहीं पकड़ी गई आपकी, तो उस पर अभी तक क्या होता था, टैक्स का रेट प्लस उसके ऊपर 60% और टैक्स प्लस उसके ऊपर पेनल्टी। अब जितने की रकम ना निकले उससे ज्यादा जुर्माना देना पड़ता, करीब 85-90% के आसपास चला जाता था सारा मिला के। अब उस 60% को 30% कर दिया गया। अरे तो अब देखिए, ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल कम हो गया है अनएक्सप्लेन्ड इनकम, लोग इससे एनकरेज अभी भी नहीं होंगे, अभी भी अच्छा खासा है। एक अनजाने में कोई छूट गया कहीं, कुछ ऐसा होता, पर पहले के मुकाबले अब इसको थोड़ा सा कम कर दिया। दूसरा मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, एक नई स्कीम बजट के माध्यम से घोषणा हुई है, इसको हम कहते हैं फास्ट DS 2026, फॉरेन एसेट्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। ये एक स्कीम आई है। अब इसके अंतर्गत 2-3 चीजें जो मुख्य मैं बताता हूं कि 20 लाख रुपए से कम अगर आपका फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर रह गया है, 20 लाख रुपए से कम, तो आपके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। वरना प्रोसिक्यूशन आपको पता होगा, हम पहले भी शोज में डिस्कस करते रहे, अगर विदेश में आपकी संपत्ति है और पर ये किया गया है नॉन इमूवेबल एसेट्स पे, यानी कि मूवेबल पे नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह है फिर ये नहीं चलेगा। अगर प्रॉपर्टी तो वैसे भी 20 लाख से कम कहां विदेश में आने लगी, पर अगर ऐसा है यानी कि कोई छोटा मोटा बैंक अकाउंट है, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। पहले ये भी होती थी, एक ये किया गया। दूसरा ये कि अगर आप जब NRI थे और 5 करोड़ तक का आपने एसेट लिया हुआ था, उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया जिस टाइम आप NRI थे, तो उसमें थोड़ा सा व्यू डिफरेंट रखा गया कि 1 लाख रुपए फीस लेके और आपको छोड़ दिया जाएगा। एक ये भी बदलाव किया गया है। तो मुझे, और दूसरा, बहुत छोटे छोटे जो केसेस हैं, बहुत छोटे, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाती थी फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर मामले में, कि आपने मान लीजिए बैंक अकाउंट है और उसमें कोई बैलेंस नहीं है पर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऐसे मैटर्स में अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कम से कम आपके खिलाफ नहीं होंगी। बाकी जो कार्रवाई है, आपको पता होगा ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई है, वो सब चलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं ये तो नहीं मैं कहूंगा कि इनकम टैक्स के दांत तोड़ दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं होना भी नहीं चाहिए, पर वो थोड़े से ब्लंट हो गए, ब्लंट। तो बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आसान की जा रही हैं और इसके पीछे मकसद है कि
जिन लोगों को गलती से या फिर कुछ ऐसी चीज निकल कर आए, आसानी से उनको राहत मिल जाएगा, रास्ता दिया है। खासकर छोटे छोटे टैक्स पेयर्स, तो छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की खबर यहाँ पे निकल कर आई। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं हैदराबाद, जहाँ से संजीव नायर साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संजीव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मेरा सवाल था, मेरा पीपीएफ अकाउंट है जो 15 इयर्स से चल रहा है। अप्रैल में उसका मैच्योरिटी हो रहा है, तो कुल मिला के 12 लाख जमा हुआ है। तो मैं चाहता था कि उसको मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ करके डिविडेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं वाइफ के नाम पे, तो जहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है और जब भी चाहे तो हम उसको रिडीम डिविडेंड को पे आउट भी ले सकते हैं। तो मेरा सवाल था कि ऐसे करने से क्लबिंग का इफेक्ट आता है क्या? कोहली साहब जी बिल्कुल आता है। सेक्शन 64 अभी जो आयकर, अब लक्ष्मण अब जब भी मैं बोलूंगा ना सेक्शन कोई, तो अभी बोलूंगा अभी जो आयकर एक्ट चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द ये सब कुछ बदलने वाला है 1 अप्रैल से। बिल्कुल सेक्शन 64 के अंतर्गत आप वाइफ के नाम अगर करते हैं तो वाइफ को एक गिफ्ट मान लिया जाता है। गिफ्ट तो टैक्सेबल नहीं है नायर साहब, पर जो उससे आने वाला डिविडेंड है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका जो अंदेशा है वो बिल्कुल ठीक है। पर मुझे लगता है लक्ष्मण के, देखिए जब पत्नी को गिफ्ट करने का मामला आता है तो इसमें ज़्यादा टैक्स वैक्स का ज़रा कम सोचना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं। तो बिल्कुल, पर आपका डाउट बिल्कुल सही है, उसमें क्लबिंग होगी। डिविडेंड पे आउट आप जब भी लेंगे तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली वो आपकी एसेट थी, आपके फंड्स थे और आपने वाइफ को गिफ्ट किया। चलिए तो संजीव जी, उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फटाफट एक सवाल लेते हैं, छोटा सा ईमेल आया है डॉक्टर कृत साहब का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। दरअसल ये इनके पास HUF है, ये कह रहे हैं कि मैं HUF के सभी शेयर बेच दूं, उस पर लागू कैपिटल गेन्स टैक्स चुका दूं, अंतिम आयकर रिटर्न भी भर दूं और उसके बाद बची हुई रकम को चारों मेंबर्स और खुद में बराबर बांट देता हूं, तो इस पर कोई अतिरिक्त टैक्स की देनदारी बनेगी क्या? बहुत अच्छा सवाल है। सेक्शन 47 है लक्ष्मण इनकम टैक्स का, अभी जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है, फिर दोहराता हूं, उसमें सेक्शन 47 के अनुसार जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होता है मेंबर्स और कर्ता के बीच में, तो वो पूरी तरह से टैक्स माफ होता है। यानी कि आपने कैपिटल गेन टैक्स दे दिया है उन शेयर्स पे, HUF का टैक्स लग गया, अब आप HUF को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंबर्स के बीच में, कोई टैक्स इस पर नहीं लगेगा। सेक्शन 47 में लक्ष्मण ये पूरी तरह से माफ है। जिस मेंबर्स को जितना पैसा है उसको कहीं कोई टैक्स देने की कोई जरूरत टैक्स नहीं लगेगा। कोई, तो चलो डॉक्टर कृत साहब खुश रहिए, कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। अगर HUF को आगे कोई कैरी करने वाला नहीं है तो आराम से उसको खत्म करिए और खत्म करके सारे हिस्से बांट लीजिए। और जैसा कि आपने बताया कि सारे कैपिटल गेन्स टैक्स चुका लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं, तो फिर कोई टैक्स की देनदारी बनती नहीं, जो ऑलरेडी उन्होंने चुका दिया। चलिए कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।